हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आए हैं। दोस्तों, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है वो हिस्ट्री जीई की है, और जो इस क्वेश्चन पेपर का नाम है वो है दिल्ली थ्रू द एजेस। ठीक है दोस्तों, ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि 6 सेमेस्टर में है, यानी कि एसओएल, एनसीएफ और साथ में रेगुलर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि पिछले लास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उन्हीं में से हम सारे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन पेपर आया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें मिर्ज़ा गालिब के बारे में पूछा गया था। मिर्ज़ा गालिब के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो उर्दू शायरी में किसी शख्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वह मिर्ज़ा गालिब है, यानी कि ये उर्दू शायरी के शख्स थे, मतलब कि इन्हें ये उर्दू शायरी किया करते थे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल शासन के दौरान गज़ल गायक, कवि और शायर हुआ करते थे। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड था वो मुग़ल शासन के टाइम पीरियड के दौरान था। ये मुग़ल शासन के टाइम पीरियड में थे, और ये गायक भी थे, कवि भी थे और शायर भी थे। उर्दू भाषा के फ़नकार और शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम आज भी काफ़ी अदब से लिया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई गज़लें और शायरियाँ आज भी युवाओं और प्रेमी जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो जो इनकी आज भी जो शायरियाँ हैं या फिर गालिब, वो आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग क्या करते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ना या फिर इन्हें लिखना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ बेहद ही आसान और कुछ पंक्तियों में हुआ करती थी। तो इनकी जो शायरियाँ हैं दोस्तों, वो बहुत ही आसान होती है, और साथ में 2-3 पंक्ति की होती होगी, आपने भी देखा होगा बहुत बार, जिसके कारण यह जन मन में पहुंच गई। आज हम आपको मिर्ज़ा गालिब के जीवन से जुड़ी जानकारी और अनछुए पहलू बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं अब आगे। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में सबसे पहले समझते हैं। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फ़ारसी भाषा के महान शायर और गायक थे। उन्हें उर्दू भाषा में आज तक का सबसे महान शायर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें उर्दू भाषा में आज तक का सबसे महान शायर माना जाता है। फ़ारसी शब्दों का हिंदी में जुड़ाव का श्रेय गालिब को ही दिया जाता है। अगर फ़ारसी शब्दों की बात करें तो हिंदी से जुड़ाव का श्रेय गालिब को ही दिया जाता है। इसी कारण उन्हें मीर तकी मीर भी कहा जाता रहा है। मिर्ज़ा गालिब के द्वारा लिखी गई शायरियाँ हिंदी और फ़ारसी भाषा में भी मौजूद है। तो इन्होंने जो शायरियाँ लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि उर्दू में ही लिखी है, इन्होंने हिंदी भाषा में भी लिखी है और फ़ारसी में भी लिखी है। मिर्ज़ा गालिब ने खुद लिखा है। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का जन्म देख लेते हैं एक बार, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस तरीके से वो पले बढ़े। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको, यूपी में इनके आगरा में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान और माता का नाम इज्जत निसा बेगम में था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असद उल्ला बेग खान था। उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो असली नाम है वो नाम क्या था, मिर्ज़ा असद उल्ला बेग खान। और जो उनके पूर्वज थे, यानी कि जैसे दादा हो गए, पिता हो गए, वो भारत में नहीं रहते थे बल्कि कहाँ रहते थे, तुर्की। तुर्की एक देश है, वहाँ रहा करते थे। भारत मुग़लों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सन 1750 में इनके दादा मिर्ज़ा कोबान बेग खान समरकंद छोड़कर भारत पे आकर बस गए। मिर्ज़ा गालिब के दादा सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान मिर्ज़ा गालिब के पिता थे। ने आगरा की इज्जत निसा बेगम से निकाह किया, यानी कि जो मिर्ज़ा गालिब की माँ थी उनका नाम क्या था, निसा बेगम, और वह ससुर के घर में साथ रहने लग गए। उनके पिता लखनऊ में निजाम के यहाँ काम किया करते थे। ठीक है दोस्तों, उनके पिता लखनऊ में कहाँ पे काम किया करते थे, निजाम के यहाँ। मात्र 5 साल की उम्र में साल 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि जब मिर्ज़ा गालिब 5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद कुछ सालों तक मिर्ज़ा अपने चाचा मिर्ज़ा नरसुल्ला बेग खान, जो कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे, के साथ रहे। ठीक है दोस्तों, तो जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मिर्ज़ा गालिब है वो अपने चाचा के साथ रहते हैं, और जो उनके चाचा होते हैं वो सैन्य अधिकारी होते हैं, कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो ब्रिटिश आती है ना मुग़लों के बाद, उनमें। लेकिन कुछ समय बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो जाती है। छोटे से मिर्ज़ा गालिब का जीवन यापन चाचा की आने वाली पेंशन से होने लगा। ठीक है, तो अब उस टाइम पे वो छोटे ही थे, तो जब उनके चाचा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उनका खर्चा वगैरह और जो उनका जीवन यापन है वो उनके चाचा की पेंशन से होने लग जाता है। मिर्ज़ा गालिब की शिक्षा समझ लेते हैं। उन्होंने कहाँ क्या से शिक्षा ली,
मिर्ज़ा गालिब की शिक्षा के बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मिलती है उनके द्वारा लिखी गई शायरियों में मिलती है। मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की उम्र में ईरान से दिल्ली आए। एक नव मुस्लिम वर्तित के साथ रहकर फ़ारसी और उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने 2 लैंग्वेज सीखी थी, फ़ारसी और उर्दू। मिर्ज़ा द्वारा ज़्यादातर गज़ल फ़ारसी और उर्दू में लिखे गए थे। उन्होंने जो गज़लें लिखी थी फ़ारसी और उर्दू में लिखी थी, आपको हिंदी में भी देखने को मिलती होगी, जो कि पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस से भरपूर है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ लेते हैं मिर्ज़ा गालिब का वैवाहिक जीवन कैसा था। तो 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब का निकाह 11 साल की उमराव बेगम से हो गया था। जब वो 13 साल के थे तभी इनकी शादी हो जाती है 11 साल की उम्र की एक स्त्री से, जिनका नाम क्या होता है, उमराव बेगम। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मिर्ज़ा गालिब के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी शायरों में कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन की प्रतिकृति नज़र आती है, लेकिन तब भी मिर्ज़ा गालिब की पत्नी के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो हम देखें तो जो उनकी शायरी है, उनकी शायरों से ये झलकता है, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में पता चलता है, उनकी पत्नी के बारे में पता चलता है, लेकिन इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस उनकी जो शायरी है उनके उससे ही पता चलता है उनकी पत्नी के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब ने जीवन में शादी को कैद की तरह बताया था। इसका सबूत उनके दोस्तों की पत्नी की मौत के शोक पत्र में देखने को मिलता है, जिसमें मिर्ज़ा ने लिखा था कि मुझे खेद है लेकिन उसे भी ईर्ष्या है। कल्पना करो, वह अपनी जंजीरों से मुक्त हो गई है और यहाँ मैं आधी शताब्दी से अपने फंदे को लेकर घूम रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब के वैवाहिक जीवन में एक दुखद पक्ष यह भी है कि गालिब को 7 संतानें हुई थी, लेकिन उन 7 बच्चों में से एक भी बच्चे नहीं पाई। ठीक है दोस्तों, तो मिर्ज़ा गालिब जो शादी है उसको कैद समझा करते थे, और जैसे कि अपने दोस्त के ख़त में उसने ये लिखा था कि वो आज़ाद हो गया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आधी शताब्दी से यानी कि 50 वर्षों से क्या कर रहा है, ये शादी के बंधन में बंधा पड़ा है। उनके 7 बच्चे होते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन उनकी एक भी संतान बच नहीं पाती। इसी वजह से उन्हें बुरी आदतें लग गई थी, एक शराब और दूसरी जुए की। ये दोनों आदतें उनको मरते दम तक साथ नहीं छोड़ सकी। ठीक है, उन्हें तो 2 बुरी आदतें लग गई थी, एक कौन सी थी, शराब पीने की, दूसरी जुआ खेलने की। और जो ये आदत होती है दोस्तों, आपको पता ही है, जब एक व्यक्ति को लग जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है। तो ऐसा ही मिर्ज़ा गालिब के साथ हुआ, और मिर्ज़ा गालिब को ये जो आदतें थी उनके मरते दम तक साथ नहीं छोड़ सकी। ठीक है दोस्तों, अब मिर्ज़ा गालिब के जीवन में शायरियों का सफ़र पढ़ लेते हैं। 13 साल की ही उम्र में शादी होने के बाद मिर्ज़ा अपनी बेगम और भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान के साथ दिल्ली आ गए। अब वो क्या आ गए, दिल्ली रहने आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें यह पता चला कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बेटे फ़ख्र-उद-दीन मिर्ज़ा को शेर शायरियाँ सिखाने के लिए एक शायर की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस टाइम पे बहादुर शाह जफ़र का टाइम पीरियड चल रहा था मुग़ल शासनकाल में देखें तो। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफ़र थे उनके बेटे को क्या था, शेर शायरियाँ सीखने का शौक़ था, तो उन्हें एक शायर की ज़रूरत थी। जिसके बाद मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के बड़े बेटे को शेर और शायरी की गहराइयों की तालीम देने लगे। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया उन्हें सिखाना। ठीक है, किसके बेटे को सिखाना स्टार्ट कर दिया, बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल एम्पायर के किंग टाइप मान लेते हैं हम। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र भी उर्दू शेर शायरी के बहुत बड़े प्रशंसक होने के साथ साथ कवि भी थे। ठीक है, जो बहादुर शाह जफ़र थे वो भी शेर शायरी किया करते थे उर्दू में, और साथ में कवि भी थे। इसी कारण मिर्ज़ा की गज़ल और शेर शायरियाँ पढ़ने में रुचि लिया करते थे, और वो इसी कारण जो मिर्ज़ा गालिब है उनकी शेर शायरियाँ पढ़ा करते थे और इंटरेस्ट भी लिया करते थे। धीरे धीरे मिर्ज़ा गालिब दरबार के ख़ास दरबारियों में शामिल हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जो गालिब है दोस्तों वो क्या हो गए, ख़ास दरबारियों में शामिल हो गए, जो बहादुर शाह जफ़र का ख़ास दरबार था। उनकी शायरों में उनके असफल प्यार और जीवन पीड़ा को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि जीवन शास्त्र के रहस्यवाद को भी दर्शाया गया। तो उनकी शायरों से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें झलकती है। प्यार, ठीक है, उन्हें प्यार नहीं मिला, ठीक है, या फिर उनका जो जीवन था वो बहुत कठिनाई से बीता, ये सारी चीज़ें उनके जो शायरियाँ थी उसी से पता चलता है। 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज़्म उल दौला के खिताब से नवाजा। ठीक है, ये 2 खिताब के नाम दोस्तों याद रख लेना। ठीक है, इन्हें नवाजा गया था किसके द्वारा, बहादुर शाह जफ़र द्वारा। मिर्ज़ा गालिब को ये 2 अवार्ड मिले थे। बाद में उन्हें मिर्ज़ा नौशा का भी खिताब मिला, और उन्हें तीसरा अवार्ड मिलता है जिसका नाम क्या था, मिर्ज़ा नौशा। ठीक है, तो ये तो था मिर्ज़ा गालिब के जीवन में शायरियों का सफ़र। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। 1857 क्रांति के बाद मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में मुग़ल सेना को ब्रिटिश राज से हार मिली, जिसके बाद बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया, जिससे मुग़ल दरबार नष्ट हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है 1857 की क्रांति होती है, जो पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ़ की गई सबसे बड़ी क्रांति होती है। इसमें क्या होता है, जो बहादुर शाह जफ़र होता है वो हार जाता है, यानी कि एक तरीके से माना जाए तो मुग़ल अम्पायर के ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो बहादुर शाह जफ़र होता है उसे रंगून जेल में भेज दिया जाता है, जिसके बाद मुग़ल दरबार नष्ट हो जाता है। मिर्ज़ा को भी आय मिलना बंद हो जाती है। अब जो गालिब को आय मिल रही होती है
इस मुग़ल एम्पायर से वो भी ख़त्म हो जाती है। अब इस दौरान मिर्ज़ा गालिब के पास खाने के भी पैसे नहीं बचते, ठीक है। वह छोटे छोटे समारोह में जाकर अपनी शायरियों से लोगों को प्रभावित करने लग गए। अब वो क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने छोटे छोटे समारोह में जाते हैं और वहाँ पे जाकर लोगों को प्रभावित करते हैं। मिर्ज़ा में अपने जीवन की बेहतरीन शायरी इसी समय लिखी, इसी कारण मिर्ज़ा को आम लोगों का शायर भी कहा गया। तो जब सारा सबका साथ छूट जाता है और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, कुछ भी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते, तो वो छोटे छोटे समारोह में जाना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो फेमस हो जाते हैं छोटे छोटे लोगों के बीच में रह के, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, इस टाइम पे वो सबसे बेहतरीन शायरियाँ करने लग जाते हैं और लोगों के बीच में फेमस हो जाता है। इस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, आम लोगों का शायर भी कहा जाता है। तो ये तो था सारा दोस्तों मिर्ज़ा गालिब के बारे में। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।